जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौसम खराब होने की वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हम लोग आज पाठ 10 क्रिया और काल से शुरू करेंगे। बच्चों, पेज नंबर 46 पर यानी पेज नंबर 46 पर यह पाठ दिया हुआ है। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल लें। देखिए, यहाँ पर एक चित्र के साथ कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे बच्चा तालाब में कागज की नाव चला, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों में रंगीन शब्दों द्वारा कुछ न कुछ कार्य का करना या होना ज्ञात होता है। ये सभी रंगीन शब्द दिया है। नाव का चलना, मछलियों का तैरना और तोते बैठे हैं। बच्चों, जो रंगीन शब्द से यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सभी शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य हो रहा है। यहाँ पर कार्य की परिभाषा दी है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, घूमना, उठना, नहाना, खाना, पढ़ना, पढ़ाना आदि सभी शब्द क्रिया हैं। अब यहाँ पर क्रिया के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है? क्रिया के 2 भेद। क्रिया के 2 भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम लोग सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आपकी किताब में लिखा है, सकर्मक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। जैसे स प्लस कर्मक, यानी स मतलब साथ में और कर्मक अर्थात कर्म के, यानी कि कर्म के साथ, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, इस बात को आप उदाहरण को पढ़ते हुए और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे गीता किताब पढ़ रही है। बच्चों, इसमें गीता कर्ता है, किताब कर्म है और पढ़ रही है क्रिया, जिसमें कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी कि यहाँ पर गीता किताब पढ़ रही है तो कार्य कौन कर रहा है? गीता। तो गीता कर्ता। अब गीता जो काम कर रही है, पढ़ रही है, वह क्रिया, और उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह कर्म अर्थात की किताब। गीता के यानी कर्ता के कार्य करने का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है, वह कर्म। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी दिया है। हाथी सड़क पर चल रहा है। हाथी कर्ता, सड़क कर्म और चल रहा है क्रिया। बच्चों, और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए पेज नंबर 47 पर सबसे ऊपर वाली लाइन में हम लोग चलते हैं। देखिए, लिखा है, क्रिया के साथ क्या, किसे आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर आ रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया समझना चाहिए। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न पूछते हैं, यानी ऊपर दिए हुए वाक्यों में यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या है? यहाँ पर लिखा गीता किताब पढ़ रही है। अब उसके लिए अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या पूछ रहे हैं? गीता क्या पढ़ रही है? उत्तर मिला किताब पढ़ रही है। दूसरा, हाथी सड़क पर चल रहा है। इस उदाहरण के लिए प्रश्न पूछा जाए कि हाथी किस पर चल रहा है, आसानी से उत्तर प्राप्त होगा सड़क। अतः दोनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। यानी इस प्रश्न के उत्तर मिल जाने से स्पष्ट हो गया कि इन वाक्यों में जो क्रिया दी गई है वह सकर्मक क्रिया है। अब हम लोग दूसरे
क्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं जो अकर्मक है। अकर्मक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अ प्लस कर्मक। जैसे यहाँ पर स का अर्थ साथ था, वैसे ही यहाँ अ का अर्थ बिना है, यानी कि कर्म के बिना है। अकर्मक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अ प्लस कर्मक यानी बिना कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इसे भी आप उदाहरण से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे बालक हंसता है, अब उदाहरण दिया बालक हंसता है, बालक ये है आपका कर्ता और हंसता है हो गया क्रिया। देखिए बच्चों यहाँ पर कर्ता जो कार्य कर रहा है उसकी क्रिया का प्रभाव दिखाने के लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिससे आपको पता चले कि इस क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, या आपके प्रश्न का यहाँ पर कोई उचित उत्तर प्राप्त है। जैसे इन वाक्यों में क्या इसे लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। प्रश्न है बालक किस पर हंसता है, यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है। नेहा रोती है, नेहा क्यों रोती है, वाक्य में इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। अर्थात ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः दोनों वाक्यों में अकर्मक क्रिया है, यानी उनके काम करने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे उठना से उठाना, उड़ना से उड़ाना, देखना से दिखाना, सूखना से सुखाना, चलना से चलाना, उखड़ना से उखाड़ना। अब बच्चों यहाँ पर सकर्मक से अकर्मक में परिवर्तन बताया गया है, यानी किस प्रकार से सकर्मक क्रिया को अकर्मक भी बनाया जा सकता है। जैसे राजेश पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पर पुस्तक दी हुई है, प्रश्न पूछने पर क्या पढ़ता है, उत्तर मिल जाएगा पुस्तक। सामने दिया है राजेश पढ़ता है, इसमें अगर पूछा जाए राजेश क्या पढ़ता है तो वाक्य में कुछ भी नहीं बताएगा, केवल लिखा है राजेश पढ़ता है, अर्थात ये क्या हो गया अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से नितिन घर चला गया, नितिन चला गया, नेहा कैरम खेल रही है, नेहा खेल रही है। अब क्रिया के कुछ अन्य रूप भी बताए गए हैं, जैसे संयुक्त क्रिया। बच्चों जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तब क्रिया के उस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हम लोग साधारण क्या बोलते हैं, जाना, घर जाना और खाना खा लेना। खाना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है, लेकिन जब दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार से चले जाना, भाग जाना, ले आना, मार डालना आदि। उदाहरण में दिया है आप अंदर चले आइए, राम ने रावण को मार डाला। सहायक क्रिया, अब यहाँ पर सहायक क्रिया के बारे में भी बताया गया है। सहायक क्रिया में क्या है, मूल क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे नीता गिर गई। देखिए बच्चों गिरना अपने आप में ही एक क्रिया है, लेकिन जब हम लोग उसको बोलते हैं, इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, गिर गई, पेन गिर गया। तो गिर और गया जब उसको साथ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गिरना क्या है, वह उसकी मूल क्रिया है, और गिर गया या गिर गई साथ में लगाया तो वह क्या हो गया, उस मूल क्रिया के साथ हम लोगों ने सहायक क्रिया को भी जोड़ दिया। अब बच्चों आगे वाले पाठ में इसी पाठ में पेज नंबर 48 पर काल दिया गया है, जिसे हम
हम लोग आगे वाले क्लास में, जिसे हम लोग इसी क्लास में पढ़ लेते हैं, जिसमें काल बताया गया है। काल में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल के होने का समय बताया जाए, यानी क्रिया आपने पढ़ा, क्रिया से क्या है, जिन शब्दों से कार्य के होने का पता चले वह क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब वह क्रिया किस समय में हो रही है, जब यह ज्ञात हो तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे कल मेरा मित्र मेले में गया था, आज मैं अपने पिताजी के साथ मेले में आया हूँ, कल मेले में सर्कस आएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर गया था यानी कि काम हो चुका है, आया हूँ यानी काम हो रहा है, आएगा यानी कि आने वाले समय में कार्य होगा, यानी 3 समय के बारे में बताया है। काल में हमें विशेष रूप से यही पढ़ना है कि काल के 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो काल की परिभाषा के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद, तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिसमें सबसे पहले हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, चिंटू सो रहा था, यानी कार्य जो हो रहा है, जो हुआ है वो बीते हुए समय में हो चुका है। भूतकाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कार्य है वह बीते हुए समय में हो चुका है। बच्चा पढ़ रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे, मेरी माताजी कल खाना बना रही थी, यानी कि कार्य हो चुका है। इन वाक्यों में रहे थे, रहा थे शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, यानी जो समय चल रहा है उसमें काम होने का बोध हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़कियां झूला झूल रही हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, यानी कार्य कब हो रहा है, चल रहे समय में हो रहा है। अतः इन वाक्यों में झूल रही है, खेल रहे हैं शब्दों से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। अब तीसरा है भविष्यत काल। बच्चों, भविष्यत काल शब्द से ही पता चल रहा है भविष्य, यानी कि आने वाले समय में वह कार्य होगा। जैसे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माता जी मंदिर जाएंगी, बच्चों आने वाले समय में जाएंगी यानी भविष्य में जाएंगी, ठीक। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगी, यानी आने वाले समय में सिखाऊंगी। मेरी माताजी कल खाना बनाएंगी, यानी आने वाले समय में बनाएंगी। क्या है, इन वाक्यों में जाएंगी, सिखाएंगी, बनाएंगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है, अतः ये दोनों वाक्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं।